जी, आज का हमारा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है जो कि हम गारमेंट्स या क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी करेंगे। हमने स्टार्ट लिया था फाइबर सिलेक्शन से, उसके बाद हमने यान बनाया, फिर फैब्रिक बना के फिर उसकी प्रोसेसिंग की, उसके ऊपर डाइंग और प्रिंटिंग में से कोई ऑप्शंस की। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सेलेक्ट फाइनली आवर गारमेंट्स और क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअल जब हम गारमेंट्स सिलेक्शन के लिए जाते हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो एक नज़र में हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। जब हमने एक फैब्रिक सेलेक्ट करना है, वी हैव इन आवर माइंड कि हमने किस तरह का गारमेंट लेना है। गारमेंट बहुत टाइप के होते हैं। अब कैजुअल होते हैं, कुछ फॉर्मल पार्टी ड्रेसेस होते हैं, स्पोर्ट्स वियर, और फिर आगे उसकी आगे सब कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं। तो हमारे माइंड में होता है कि हमने किस तरह का गारमेंट लेना है। अब फिर उस गारमेंट की दूसरी स्पेसिफिकेशंस भी हमारे जहन में होती हैं। हर एक की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। कुछ उसके ऊपर कलर की, कुछ डिज़ाइन की, एम्ब्रॉयडरी की, कुछ एसेसरीज की चॉइसेस होती हैं। उसके अलावा उसमें साइजेस की सिलेक्शन होती है। एवरीवन हैज डिफरेंट साइजेस। तो जब हम गारमेंट की सिलेक्शन करते हैं तो पहले से हम अपने माइंड में बना के जाते हैं कि किस तरह की वियरिंग के लिए हमने लेना है, और फिर उसमें से डिफरेंट उस कैटेगरी में हमने कौन सी सिलेक्शन करनी है। अब उसमें हम एक ही नज़र में सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, जिसमें हमारे जहन में होता है कि हमने किस तरह का फाइबर लेना है। आमतौर पे हम कहते हैं कि लॉन है, कॉटन की शर्ट्स हम परचेज कर रहे हैं, कॉटन जीन्स हम ले रहे हैं, या सिंपल जीन्स ले रहे हैं, या पीसी की शर्ट्स ले रहे हैं, तो वो फाइबर की सिलेक्शन भी वहीं पे हो रही होती है कि कौन सा मटेरियल हम चूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम फैब्रिक को फील करके देखते हैं, उसको देखते हैं उसका वेट कितना है। तो डिपेंड्स के हम किस बेस पे उसको लेना चाह रहे होते हैं। तो वो चीज़ें किससे डिसाइड होती हैं? वो यार्न की काउंट से, उसकी फाइननेस से डिफाइन हो रही होती हैं कि फैब्रिक का वेट कितना होगा, उसकी फील किस तरह की होगी, या फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग वो निटेड है या वोवन है, उससे डिफाइन होता है कि वो गारमेंट किस तरह का बना होता है। तो वो हम जब गारमेंट परचेज करते हैं तो ये चीज़ें देख रहे होते हैं। फिर हमें कलर की भी सिलेक्शन करते हैं वहाँ पे, डिज़ाइन की, प्रिंट की सिलेक्शन सारी वहाँ पे हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें एक गारमेंट के अंदर क्यूमुलेटिवली टेक्सटाइल के सारे प्रोसेस होते हैं, जो कि हम फाइनल अपने रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर रहे होते हैं। अब आज हम फाइनल स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हम बेसिक्स नो हो लेंगे कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज़ है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग दो तरह से हम इसको देखेंगे। गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किस तरह से रन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वर्क करती है अपने कस्टमर्स के साथ, और दूसरा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हम ब्रीफली आज इसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया लेंगे। गारमेंट है क्या चीज़? एनी ऑब्जेक्ट विच कैन बी यूज टू वियर इज टर्म्ड एज गारमेंट, अपैरल और क्लोथिंग। ये सारे नाम दिए जाते हैं गारमेंट। जिस चीज़ को हम वियर कर सकें, ह्यूमन बींग्स यूजुअली जो वियर कर सके, दैट इज नोन एज गारमेंट। टाइप्स कौन सी होती हैं? वियरिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो तीन तरह के हम आमतौर पे पैंट्स शर्ट्स पहनते हैं, अंडर गारमेंट्स पहनते हैं। तो ये तीन इसकी टाइप्स हैं: टॉप्स, बॉटम्स एंड अंडर गारमेंट्स। एंड बेस्ड ऑन सिलवेट और शेप लूज हो सकते हैं या फिटेड हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस तरह के सिचुएशन में उसको वियर करना चाहते हैं। एंड बेस्ड ऑन फैशन चार टाइप्स होती हैं, वेरी बेसिक से लेकर हाईली फैशन गारमेंट्स तक। सबसे बेसिक जो कि हम आम रूटीन में पहनते रहते हैं, जैसे बनियान हम पहनते हैं तो उसकी कोई डिफरेंस नहीं आता, वो एक ही तरह के हम पहनते रहते हैं। वो स्टेपल गारमेंट्स होते हैं, वो एक ही तरह के होते हैं। कुछ टी शर्ट्स ऐसी होती हैं जो कि आम वेयरिंग के लिए बनाए जाते हैं। बेसिक उनके कलर्स होते हैं, वाइट में, ब्लैक में, सेम शेप के अंदर थ्रू आउट द ईयर्स एंड ईयर्स वो चलती रहती हैं। वो स्टेपल गारमेंट्स हैं, इनकी शेप चेंज नहीं होती, जिनका डिज़ाइन चेंज नहीं होता या उसमें डिज़ाइन होता ही नहीं है। दोज आर नोन एज स्टेपल गारमेंट्स। सेमी स्टाइल, थोड़ा बहुत उसमें स्टाइल आ गया। सपोज पॉकेट लगी है तो पॉकेट की शेप चेंज कर दी, पॉकेट डिफरेंट कलर की कर दी, या उसका जो कॉलर है उसकी शेप थोड़ी बहुत चेंज कर दी, तो सेमी स्टाइल है। बहुत ज़्यादा स्टाइल वाले गारमेंट्स नहीं है। स्टाइल गारमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, उसकी टोटली शेप भी चेंज हो जाती है,
उसके अंदर एसेसरीज न्यू ऐड हो जाती हैं, उसके फाइबर टाइप चेंज हो जाता है, निटेड जो उसका फैब्रिक मेकिंग का स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, तो डिफरेंट स्टाइल उससे आते हैं। फैशन गारमेंट्स उससे भी हाईली स्टाइल्ड, जो कि एक सीजन या 2 सीजन उससे ज़्यादा नहीं चलते, वो एक फैशन ट्रेंड होता है, जो कि कह लें कि बुटीक भी आप उसको कह सकते हैं, या कह लें कि जो कि मुख्तलिफ फैशन शोज़ में चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट की जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाई पार्टी ड्रेसेस या कह लें कि बहुत ज़्यादा फैशन वाले जो एनवायरनमेंट होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये मेनली 4 टाइप के फैशन के बेस के ऊपर गारमेंट्स होते हैं। इसमें 2 तरह की क्लासिफिकेशन हम करते हैं, एक लीड टाइम की और प्रोडक्ट चेंज की। लीड टाइम एक टर्म है जो जिसको कहते हैं कि ऑर्डर प्लेसिंग से लेकर ऑर्डर रिसीविंग तक का टाइम जो होता है उसको लीड टाइम कहते हैं। लीड टाइम जैसे ही हम बेसिक से फैशन गारमेंट्स की तरफ जाते हैं वो इंक्रीज करता है, सॉरी वो डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट चेंज या प्रोडक्ट की वेरिएशन वो जैसे हम स्टेपल से फैशन गारमेंट्स की तरफ जाते हैं तो वो इंक्रीज करती है। ये ऐसे क्यों होता है? लीड टाइम डिपेंड करता है कि हम कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जो आम तौर पे स्टेपल गारमेंट्स होते हैं वो बल्क के अंदर उनकी क्वांटिटीज होती हैं, जबकि फैशन गारमेंट्स वो स्पेसिफिक मार्केट्स के लिए थोड़ी क्वांटिटीज उनकी होती हैं, जिसकी जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा, जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑर्डर का होगा, उतना ही उसको बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ही उसका लीड टाइम ज़्यादा होगा। फैशन गारमेंट चूंकि उसका ऑर्डर छोटा होता है, थोड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर ऑर्डर प्लेस किया जाता है, इसलिए उसका लीड टाइम कम होता है। एंड बाय डेफिनेशन आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि प्रोडक्ट चेंज या वेरिएशन, स्टेबल गारमेंट्स में कोई वेरिएशंस नहीं होती, एक से लेकर अगले ऑर्डर से अगले ऑर्डर एंड सो ऑन, उसमें वेरिएशंस नहीं आती, या सेमी स्टाइल्ड या स्टाइल्ड है तो थोड़ी बहुत वेरिएशन उनमें आ जाती हैं, जबकि फैशन के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, हर सीज़न या हर ऑर्डर के बाद उसमें चेंजेस लाई जाती हैं, डिज़ाइनर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट की वेरिएशन या प्रोडक्ट की चेंज वो बहुत ज़्यादा होती है, एक सीज़न के बाद भी चेंज हो जाता है, एक ऑर्डर के बाद भी वो चेंज हो सकता है। क्लॉथिंग प्रोडक्शन फ्लो चार्ट, ये बेसिकली एक बिजनेस फ्लो चार्ट है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। इसके स्टेप्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सैम्पलिंग का, देन ऑर्डर कंफर्मेशन, कंफर्म होने के बाद फिर ऑर्डर की प्लानिंग, फिर उसके बाद उसका जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट से निकल के जो प्रोसेस होता है दैट इज ले प्लानिंग, देन स्प्रेडिंग ऑफ द क्लॉथ, फिर उसकी कटिंग की जाती है, नंबरिंग एंड बंडलिंग की जाती है, स्टिच किया जाता है, फिर उसकी फिनिशिंग एसेसरीज लगाई जाती है, पैक करके फिर डिस्पैच कर दिया जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कस्टमर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक प्रोटोटाइप डेवलप करने को कहते हैं। कस्टमर ने आपको बताना है कि दिस इज माय कॉन्सेप्ट, मुझे इस तरह के गारमेंट्स चाहिए। अब वो अपना कॉन्सेप्ट डिफरेंट वे में आपको कन्वे करता है, वो कोई किसी मार्केट से कोई सैंपल उठा के आपको भेज देता है कि इस तरह की चीज़ करनी है, इसमें ये वेरिएशन करनी है, सैंपल भेज दिया, साथ में इंफॉर्मेशन भेज दी, या उसने कोई पिक्चर ले ली, वो पिक्चर आपको भेज दी, या उसके पास डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने बैठ के खुद से कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस डेवलप किए और वो कैड्स आपको सेंड कर दी। तो आपके पास एक सैम्पलिंग की या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम होती है जो उस कस्टमर की गिवन इंफॉर्मेशन को असेस करती है और उसको ट्रांसलेट करती है इन टर्म्स ऑफ देयर ओन मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, फिर वो उससे एक पहला सैंपल डेवलप करती है। वो सैंपल कस्टमर को सेंड किया जाता है, कस्टमर देखता है ये मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या इसमें क्या वेरिएशंस चाहिए, वो दोबारा से एडवाइस करता है कि इसमें ये वेरिएशंस करके या मटेरियल्स चेंज करके, शेप चेंज करके या एसेसरीज चेंज करके दोबारा से मुझे बना के दें, फिर उसको दोबारा से बना के दिया जाता है। ये प्रोसेस 2-3 बार, जब तक सैंपल्स कस्टमर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बन नहीं जाते, ये प्रोसेस चलता रहता है। जब फाइनल सैंपल हो जाता है, कस्टमर कहता है दिस इज़ व्हाट आई वांट, फिर उस सैंपल के लिए सारी चीज़ें नोट कर ली जाती हैं कि इसको किस तरह से बनाया गया है, कौन से मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, इसमें मटेरियल कितने कितने यूज़ हुए हैं, फिर उसमें जो प्रोडक्शन के लिए मशीन्स हमने यूज़ की हैं, हमने उसके लिए डाइज या प्रिंट्स के लिए जो डाइज यूज़ की हैं, कितनी कितनी उसकी क्वांटिटीज़ थी, वो सारी चीज़ें फिर नोट कर ली जाती हैं सैम्पलिंग के दौरान, कि एक सैंपल जो कस्टमर ने अप्रूव किया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम
नोट डाउन करनी है। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग प्रोसेस। देन ऑर्डर कंफर्मेशन। जब सैंपल अप्रूव हो जाता है तो कस्टमर अपना ऑर्डर कंफर्म करता है कि उसको जो अप्रूव सैंपल है वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कब चाहिए। ये इसकी ऑर्डर कंफर्मेशन होती है। जब ऑर्डर कंफर्म हो जाता है कस्टमर बता देता है आपको कि इतने हमें क्वांटिटी इस वाले आर्टिकल की चाहिए, फिर उस ऑर्डर की प्लानिंग शुरू होती है। प्लानिंग में मेनली दो चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स एंड मशीन्स। मटेरियल्स कौन कौन से उसमें आपने सैंपल बनाने में यूज़ किए थे। अब चूँकि वो सैम्पलिंग के लिए आपके पास थोड़े मटेरियल्स होते हैं, आपने सारी रेंज अपने पास थोड़ी थोड़ी रखी होती है, फिर देखना होता है कि वो मटेरियल्स कहाँ से मिल सकते हैं, कॉस्ट में और लीड टाइम में कौन सी उनके सप्लायर हैं आपके जो कि आपको विद इन टाइम लेस कॉस्ट के ऊपर देंगे। तो वो आप मटेरियल्स की सारी प्लानिंग करते हैं उसमें। अब गारमेंट्स के अंदर मटेरियल बहुत तरह के होते हैं। यार्न हो सकता है कि आपने फैब्रिक लेना है या यार्न लेके फैब्रिक बनाना है। आमतौर पे अगर हम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम फाइनल प्रोसेस्ड फैब्रिक ही लेंगे, जिसके ऊपर वो सारी जो जो डिज़ाइन चाहिए वो उसके ऊपर होंगे। फिर आपको उसके लिए एसेसरीज चाहिए। एसेसरी में जिपर हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, लेसेस हो सकती हैं, सो वो मटेरियल सारे आपने प्लान करने हैं। देन यू हैव टू प्लान योर मशीन्स। आप डिफरेंट प्रोसेसेस हैं गारमेंट्स मेकिंग के, जिसमें उसकी स्प्रेडिंग है, कटिंग है, सोइंग है। तो वो आपके पास एक कैपेसिटी है मशीन्स की हर डिपार्टमेंट की। उस में से आपने देखना है कि आपका ऑर्डर कब तक रिक्वायर्ड है कस्टमर को, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ मशीन्स उसको एलोकेट करेंगे सो दैट विद इन गिवन लीड टाइम आप उसका ऑर्डर उसको डिस्पैच कर सको। ये सारी ऑर्डर प्लानिंग है। देन वी गो फॉर ले प्लानिंग। जो फैब्रिक आपके पास है उसको आपने ले डाउन करना है उसकी कटिंग के लिए, उसके ऊपर आपने निशान लगाने हैं कहाँ कहाँ से कटिंग करनी है। ये एक पूरा एक डिपार्टमेंट है, पूरी एक प्लानिंग होती है ताकि कम से कम फैब्रिक वेस्ट हो और उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कट कर लिए जाएं। ले प्लानिंग के बाद स्प्रेडिंग, ले प्लानिंग का एक पार्ट है स्प्रेड करने के बाद। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कटिंग। जो आपने मार्कर उसके ऊपर लगाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी कटिंग करनी है। कटिंग मैनुअल भी होती है, ऑटोमेटिक भी होती है, कंप्यूटराइज भी होती है। देन नंबरिंग एंड बंडलिंग। फिर नंबर और बंडल बनाए जाते हैं। नंबर दिए जाते हैं कि एक जो शर्ट बननी है सपोज उसके 4 या 5 साइज हों, तो हर साइज के लिए जो कटिंग होगी उसके जितने भी पीसेस होंगे उनको नंबर कर लिया जाता है ताकि वो मिक्स ना हो दूसरे साइज के पीसेस के साथ, और फिर उनके बंडल्स बना लिए जाते हैं ताकि उनकी मिक्सिंग ना हो और एक बंडल उठा के वो सारे के सारे पीसेस एक ही शर्ट से या एक ही जो भी गारमेंट बनना है उसके ही हों और वो एक ही मशीन पे जाके वहाँ पे उसकी स्टिचिंग हो जाए। देन नेक्स्ट स्टेप इज द स्टिचिंग। उसको जहाँ जहाँ पे स्टिच करना है उन पीसेस को जोड़ना है, उनको जोड़ लिया जाता है। स्टिच किस तरह के होते हैं, किस तरह से जोड़ा जाता है, उसमें थोड़ा सा हम उसको ब्रीफ करेंगे। स्टिचिंग के बाद उसकी फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग मीन्स कोई उसके ऊपर एसेसरीज अटैच करनी है, कोई चीज़ें लगानी है, प्रेसिंग करनी है, दैट इज़ फिनिशिंग। देन उसको पैक किया जाता है। पैकिंग भी एक पूरा डिपार्टमेंट है। हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग की। आप कभी शर्ट्स या कोई चीज़ें लेने जाओ तो उनके हर एक जो ब्रांड है उसको उसके बॉक्सेस या उनके जो रैपर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वो पैकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन भी कस्टमर आपको प्रोवाइड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पैकिंग की जाती है। कुछ होते हैं सिंगल शर्ट्स या सिंगल गारमेंट्स को सेल करते हैं, कुछ होते हैं बंडल बना के करते हैं, कुछ होते हैं कि पेयर्स बना के करते हैं, एंड सो एंड देन डिस्पैच। फाइनली जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है उसके कंटेनर्स फिर डिस्पैच किए जाते हैं। होता है कि एक कंटेनर जब उसको चाहिए जितनी क्वांटिटी चाहिए एक कंटेनर में कर दी, फिर उसको नेक्स्ट सीजन में इतनी क्वांटिटी चाहिए कंटेनर में उतनी डिस्पैच कर दी, एंड सो इसका लेआउट है जो गारमेंट्स का बिजनेस है वो किस तरह से रन करता है। नाउ व्हाट इज सैम्पलिंग। थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसकी सैम्पलिंग क्या चीज़ होती है कि हमने एक प्रोटोटाइप डेवलप करना है फॉर द अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको गारमेंट बना के देना है। पहला प्रोटोटाइप हमने उससे अप्रूव करवाना है और फिर उसकी सारी राउटिंग करनी है, किन किन रस्तों से हो के गुजरा है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस उसके ऊपर लगे हैं, या कौन से सप्लायर से हमने कौन सा मटेरियल लिया, तो वो सारी चीज़ें हमने नोट डाउन करनी है। So it is also known as product development
प्रेपरेशन ऑफ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मीन्स वो वाला सैंपल जो कि कस्टमर की अप्रूवल के लिए हम सेंड करते हैं। फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम कस्टमर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, वो क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेवलप करते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? शेप, गारमेंट की शेप किस तरह की होगी, उसका कलर किस तरह का होगा या प्रिंट उसका किस तरह का होगा, साइजेस कौन कौन से चाहिए, क्या उसने जो साइज हमें बताए हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन फिट हमने बना लिए हैं, मटेरियल कौन से उसने कहे थे वही हमने यूज़ किए हैं, कॉस्ट उसको चाहिए कि इतनी कॉस्ट में ही रहना चाहिए। इसके ऊपर बहुत फाइट होती है, मर्चेंडाइजर बहुत करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट क्लोजली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। मर्चेंडाइजर ने कस्टमर के साथ करना होता है, कस्टमर कहता है मुझे कॉस्ट ये ज़्यादा आ रही है, कम करो, तो फिर उसके ऊपर डिफरेंट वर्किंग की जाती है। तो मटेरियल चेंज करके सेम रिक्वायरमेंट्स अचीव करने की कोशिश की जाती है या कहीं से कुछ चीज़ कट की जाती है, कुछ किया जाता है। अल्टीमेटली उसकी जो रिक्वायर्ड होती है कॉस्ट वहाँ तक उसको बनाया जाता है। जीएसएम ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ये फैब्रिक के वेट के लिए यूनिट यूज़ होता है कि एक स्क्वायर मीटर के अंदर उसके कितने ग्राम्स हैं। जीएसएम जितना ज़्यादा होगा उतना हैवी फैब्रिक होगा। तो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कौन सा जीएसएम का फैब्रिक यूज़ किया जाए। आर कन्फर्म्ड ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कंफर्म की जाती हैं और बाकी चीज़ें भी इसमें कंफर्म की जाती हैं कि उसके ऊपर फिनिशिंग किस तरह की करनी है, पैकिंग किस तरह से करनी है एंड सो ऑन। The approved sample becomes benchmark for production after approval from customer, वो benchmark हो जाता है उसी को। जब फिर बाद में प्रोडक्शन रन की जाती है तो वो प्रोडक्शन को वही सैंपल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि जब क्वालिटी ऑडिटर ने चेक करना है, इंटरनल क्वालिटी चेकिंग होनी है, तो उसी सैंपल को बेंचमार्क बना के उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। सेलमैन सैंपल्स, समटाइम्स ऐसे होता है कि ब्रांड्स ने एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, उसने एक मैन्युफैक्चरर को कह दिया कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मुझे गारमेंट बना के दें। अब वो चेक करना चाहता है कि मार्केट के अंदर उन उस प्रोडक्ट की जो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया था उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है। तो मैन्युफैक्चरर को कहता है पहले मुझे सेलमैन सैंपल बना के दें। सेलमैन सैंपल बिफोर मेन सेल के उन्होंने डिफरेंट अपने आउटलेट्स के ऊपर थोड़े थोड़े से सैंपल रखने होते हैं कि कस्टमर की उसके लिए एक्सेप्टेंस कितनी है। तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती, पूरे सीजन का ऑर्डर नहीं होता, कुछ दिनों के लिए उन्होंने रख के देखना होता है कि कितनी डिमांड हो सकती है। तो वो पहले एक सेलमैन सैंपल कुछ क्वांटिटी के अंदर बनाए जाते हैं, मे बी वो आपसे 1000 पीसेज ले लें या उससे कम इतने पीसेज लेके वो चेक कर लेते हैं कि कस्टमर की एक्सेप्टेंस कितनी है। उसको चेक करने के बाद फिर वो बल्क में ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रूव्ड सैंपल के बाद सेलमैन सैंपल भी कुछ ब्रांड्स बनवाते हैं, कुछ नहीं बनवाते, वो डायरेक्ट आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। मतलब कुछ ब्रांड्स हैं जैसे नाइकी है, वो सेलमैन सैंपल्स बनाते हैं ताकि वो चेक कर लें, क्योंकि उन्होंने तकरीबन हर सीजन के अंदर उनका कोई ना कोई नया डिज़ाइन आ रहा होता है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, ऑर्डर प्लानिंग। वट इज़ ऑर्डर प्लानिंग? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, मटीरियल और कैपेसिटी या प्रोडक्शन की प्लानिंग आपने इसमें करनी होती है। मटीरियल एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। मटेरियल्स के लिए हम बिल ऑफ मटेरियल्स, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बिल ऑफ मटेरियल्स कहा जाता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है। इट्स नॉट अ बिल, कॉस्ट इसमें कुछ नहीं होती, प्राइस इसमें कुछ नहीं लिखी होती। बिल ऑफ मटेरियल्स मीन लिस्ट ऑफ द मटेरियल्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड टू मेक दैट गारमेंट। तो उसमें जितने भी मटेरियल्स यूज होंगे उसकी सबकी एक लिस्ट बना ली जाएगी, उसमें उसकी टाइप लिख दी जाएगी, उसकी स्पेसिफिकेशंस लिख दी जाएंगी, कितनी उसकी कंजम्पशन होती है एक पीस बनाने में और जितना टोटल ऑर्डर है उसमें वो कितना यूज़ होगा। तो इससे हमें एक टाइप के मटेरियल की टोटल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स निकल आती हैं। तो दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज बिल ऑफ मटेरियल्स। डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स डिटेल्स एंड क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर एंड ऑर्डर। इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की टीम्स होती हैं, जिनको यूजुअली पीपीसी कहा जाता है, वो इसको प्लान कर रही होती हैं। उनमें एक बॉम्ब का एक अलग से एक सेक्शन होता है जिसके लोग ये सारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ कांटेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट फिर उनको बताता है कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए थे सैंपल को जो कि बेंचमार्क है उसको बनाने के लिए, कितने कितने यूज़ हुए थे, वो सारी डिटेल उनसे लेते हैं और फिर उससे ऑर्डर की टोटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो टोटल ऑर्डर के लिए जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है वो निकाल लेते हैं। बॉम्ब डज नॉट कंटेन द प्राइस, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें प्राइस होगी, ये बिल चूंकि एक ऐसा वर्ड है तो इसमें कोई प्राइस या कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। परचेज ऑफ
रॉ मटेरियल ऑर्डर प्लानिंग में नेक्स्ट स्टेप बॉम्ब बनाने के बाद अगला है कि हमने रॉ मटेरियल को परचेज करना है। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, अपने फैब्रिक लेना है, एसेसरीज लेनी है, स्विंग थ्रेड्स लेने हैं, बटन्स, एवरीथिंग यू नीड। तो उसमें आप कौन कौन सी चीज़ों को देख के आप परचेज करते हो? प्राइस, क्वालिटी एंड लीड, ये तीनों क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए रॉ मटेरियल्स को परचेज किया जाता है। उस सप्लायर के पास जाएंगे जो आपको प्राइस कम देगा, आपके क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को अचीव करेगा, और जिस लीड टाइम के लिए आपने ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर करना है उस लीड टाइम में आपको मटेरियल भी मिलेगा और आप अपनी गारमेंट्स को बना के उसी लीड टाइम में कस्टमर को डिलीवर भी कर सकोगे। देन प्रोडक्शन प्लानिंग और स्केड्यूलिंग, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज as per available capacity and considering the lead time. Please if you have some engagement, आपका कोई काम है तो अपने माइक को ऑफ कर लें, then you can do that. रॉ मटेरियल परचेज हो गए, परचेज के स्पेस पे हुए आपकी प्राइस, क्वालिटी और लीड टाइम की बेस के ऊपर। नेक्स्ट यू गो फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग। अब आपने उन मटेरियल्स को अपनी मशीनों के ऊपर लेके जाना है सो दैट आप फाइनली जो गारमेंट है वो बना सकोगे। तो उसके लिए आपने प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है, कितने आपको वर्कर्स लगाने, कौन कौन सी मशीनें आपने यूटिलाइज करनी है, और किस किस टाइम पे कौन कौन सी मशीनें, कौन कौन से डिपार्टमेंट में से मटेरियल आपका पास होते होते फाइनली गारमेंट में बन जाएगा। दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज पर अवेलेबल कैपेसिटी एंड कंसिडरिंग द लीड टाइम। समटाइम्स हो जाता है कि आपके पास कैपेसिटी कम है, ये तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि जितना आपको ऑर्डर मिला है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास कैपेसिटी कम है, आपके पास ऑलरेडी दूसरे ऑर्डर्स भी चल रहे हैं जो कि आपने ऑलरेडी कमिट किए हुए हैं लीड टाइम में, तो आप कैपेसिटी को आउटसोर्स करते हैं। आप जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ छोटे यूनिट्स हैं जो कि लोकल ब्रांड्स के लिए बनाते हैं या लोकल मार्केट्स के लिए बनाते हैं, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हो कि ये मेरा आर्टिकल आपने बनाना है, तो आप उनसे कैपेसिटी आउटसोर्स करते हो। वहाँ पे आप अपनी सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या इंफॉर्मेशंस होती हैं वो पास ऑन करके, मटेरियल सारा प्रोवाइड करके उनसे जस्ट प्रोडक्शन की कैपेसिटी लेते हो और उनसे अपनी गारमेंट्स बनवा लेते हो। कैपेसिटी वहाँ से आउटसोर्स भी की जा सकती है। दैट इज़ द ऑर्डर प्लानिंग, कि आप अपनी कैपेसिटी इंटरनल यूटिलाइज करके ही सारा ऑर्डर कंप्लीट कर लोगे या आपको आउटसोर्स करनी पड़ेगी। बिल ऑफ मटेरियल्स एज वी डिस्कस्ड, ये एक टाइप का बिल ऑफ मटेरियल आपके सामने है। इसको आप अगर गौर करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। परचेज ऑर्डर नंबर, कस्टमर का जो ऑर्डर नंबर है उस ऑर्डर को एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट कर देते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, टोटल कितने उन्होंने यूनिट्स, कितनी उसके पीसेस लेने हैं। कस्टमर की आईडी, बहुत सारे कस्टमर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन उनको एक सेपरेट आईडी दे देता है। स्टाइल नंबर, हो सकता है कि उस ऑर्डर के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स हों, एक स्टाइल को वो उसका सेपरेट बिल ऑफ मटेरियल बनेगा। अब उसमें इन्होंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर, कौन कौन से मटेरियल चाहिए, 1 2 3 4, 4 तरह के मटेरियल चाहिए। उसमें 2 तरह के फैब्रिक हैं, फैब्रिक 1, फैब्रिक 2, और 2 तरह की एसेसरीज हैं, एसेसरी 120, एसेसरी 121। ये उन्होंने उसको एक आइडेंटिफिकेशन दे दी। फैब्रिक 1 उनको किस तरह से चाहिए, बॉडी फैब्रिक, जो कि मेन फैब्रिक यूज हो रहा है, तो उसकी जो यूनिट उन्होंने डिफाइन किया दैट इज इन मीटर्स। ये उसकी स्पेसिफिकेशन बता दी। 1 बाई 1 प्लेन, ये टाइप ऑफ वीविंग है। वीविंग की बहुत सारी टाइप्स हो सकती है। 1 बाई 1 प्लेन मींस वो सबसे जो सिंपल वीविंग होती है वो वाली होती है, और साथ उसका कलर लिख दिया और जीएसएम लिख दिया। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन उन्होंने बता दी कि इन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ये वाला फैब्रिक होना चाहिए। पर यूनिट कितनी क्वांटिटी उसकी यूज होती है, 1.5 मीटर्स। ऑलरेडी यूनिट मीटर डिफाइंड है तो 1.5 मीटर उनको चाहिए। टोटल ऑर्डर है उनके पास 1500 का। अब 1.5 को 1500 से मल्टीप्लाई करके फिर 5% उसके अंदर टॉलरेंस एक्सेस रख के, क्योंकि कोई वेस्ट भी बन जाती है तो वो टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं, इस फैब्रिक की इतनी क्वांटिटी यूज होनी है। ये वाली जो 1.5 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें सिर्फ कैलकुलेशन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आती है कि जब प्रोडक्ट डेवलप हो रही थी तो उस वक्त हमें पता चलता है कि इसमें ये वाला फैब्रिक कितना यूज हुआ। इसी तरह से ये दूसरे टाइप का फैब्रिक है, पॉकेटिंग, पॉकेट्स बनाने के लिए। ये उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका जीएसएम लिखा हुआ, उसकी क्वांटिटी एक यूनिट के अंदर, एक पीस के अंदर 0.1 मीटर यूज होती है, और टोटल जो पॉकेट्स लगनी है वो 100 है।
तो 5% एक्सेस करके उसके अंदर 105 मीटर्स चाहिए। इसी तरह से एसेसरीज हैं, बटन्स हैं, एक में 5 होते हैं, टोटल 5000 है, तो आपको इतने जो एक्सेस है वो करके आप निकाल लोगे। सो दिस इज द शेप ऑफ अ बिल ऑफ मटेरियल्स। इस तरह के आपको आप टोटल क्वांटिटी उनकी निकाल लेते हो, फिर आप उसकी बेस के ऊपर सप्लायर्स की तरफ जाते हो कि आप सप्लायर को बताते हो इस लीड टाइम में हमें ये वाला मटेरियल इस क्वालिटी में चाहिए, बताएं आप कितनी प्राइस में दे सकेंगे, दे भी सकेंगे या नहीं। फिर उसकी बेस के ऊपर वो सप्लायर सेलेक्ट किए जाते हैं। ये प्लानिंग, आपके पास फैब्रिक आ जाता है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले फैब्रिक इंस्पेक्शन फॉर रिक्वायर्ड क्वालिटी पैरामीटर्स, नॉट ओनली द डिफेक्ट्स, बल्कि जो क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, कितना जीएसएम होना चाहिए, क्या कलर का पेंटोन उसके साथ मैच करता है या नहीं, जो कलर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ वो मैच करते हैं या नहीं है, जीएसएम उसका पूरा है, वीव जो हमें चाहिए थी वही है, एंड सो ऑन। कट ऑर्डर एंड ले प्लानिंग, कट ऑर्डर किस तरह से उसकी कटिंग की जानी है। मार्कर मेकिंग, patterns making for cutting such that maximum fabric is used। मार्कर मेकिंग बेसिकली घरों में भी शायद आपने कभी किसी के घरों में सिलाई की हो नहीं होने, या आप लोगों ने खुद से तो देखा होगा कि फैब्रिक के ऊपर चौक से थोड़े निशान लगा लेते हैं हर पीस को काटने के लिए, दैट इज द मार्कर मेकिंग। इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर वो कह लें कि बल्क में होता है मार्कर मेकिंग, वो पहले से एक शीट बनाई जाती है, फिर जहाँ पे कटिंग होनी है फैब्रिक की लेयर्स लगा के उसके ऊपर रख के फिर कटिंग की जाती है, दैट इज़ द मार्कर मेकिंग। अब मार्कर मेकिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं, इसकी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाफ गारमेंट मार्कर, होल गारमेंट मार्कर, सिंगल साइज मार्कर, मल्टी साइज और सेक्शनल मार्कर, ये इसकी मार्कर लगाने की कुछ टाइप्स हैं। बेसिकली आप इसको यही अंडरस्टैंड करें, मार्कर मेकिंग है क्या चीज़, कि आपने जो पीसेज उस फैब्रिक से निकालने हैं उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए आपने मैक्सिमम पीसेज उसमें से निकालने, तो उसकी अरेंजमेंट इस तरह से की जाती है कि कम से कम फैब्रिक वेस्ट वहाँ से निकले। स्प्रेडिंग, कटिंग से पहले फैब्रिक को स्प्रेड किया जाता है। आपके पास आपको दो शेप्स नज़र आ रही हैं, ए एंड बी। ए में आप देख सकते हो आपके पास कंटिन्यूस फैब्रिक है, आप उसकी एक लेयर बिछाते हो, फिर फोल्ड करते हुए ये एक लेयर बिछ गई, फिर फोल्ड करते हुए आपने दूसरी लेयर बिछा दी, और फिर फोल्ड करते हुए आपने तीसरी लेयर बिछा दी, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप इसको स्प्रेड कर देते हो। दूसरा मेथड, आपको जितनी लेंथ चाहिए उसके आप पीसेस काट के उसको एक ही साइड पे एक दूसरे के ऊपर रख देते हो, तो जिस तरफ उसका फेस होगा वो जो दूसरी होगी उसका फेस उसके डाउन होगा। इसमें जो ए वाला है इसमें इस दोनों के फेसेस एक दूसरे को, या जो बॉटम्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। इसके आगे जाके कह लें कि दोनों टाइप्स की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है कि किस तरह से पीसेस निकाल के उनको ज्वाइन करना है। द प्रोसेस ऑफ सुपरइम्पोजिंग फैब्रिक लेयर टू गेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैब्रिक पीसेस इज नोन एज स्प्रेडिंग। आपको जितने पीसेस चाहिए, जितने आपने मैक्सिमम बना सकते हो उतनी ही आप वहाँ पे स्प्रेडिंग करते हो। ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा होता है, तो जितनी आप लेयर्स बनाओगे उतने ही उसमें से पीसेस निकल आएंगे। सपोज आपके पास मैक्सिमम 100 की लेयर्स लग सकती है, तो 100 लेयर्स लगा के आप उसकी कटिंग करोगे तो हर एक पीस 100 टाइम्स आपके पास निकल आएंगे, तो उसे 100 पीसेस आप टोटल गारमेंट के बना सकोगे। One layer of the fabric is known as ply or layer, whereas multiple number of layers ready to be cut are known as lay or spread। ले और स्प्रेड किसको कहते हैं, जो मल्टीपल लेयर्स लगा के हमने एक बंडल सा बना दिया, दैट इज नोन एज ले और स्प्रेड। कटिंग जो स्प्रेडिंग है दो तरह की होती है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। हाथ से भी आप करते हो और ऑटोमेटिकली मशीन्स के थ्रू भी की जाती है। ये दो वाली इसके वेज हैं, फेस टू फेस एंड फेस वन में, कि आपका फेस ऊपर ही रहे या आपका फेस टू फेस हो, कि ऊपर वाली लेयर का निचले वाली के साथ फेस। हमने फैब्रिक के फेस और वो दूसरी वाली साइड पढ़ी थी, बैक साइड, फेस साइड एंड बैक साइड। तो आपको याद होगा जब हमने उसकी निटिंग को पढ़ा था, तो जिस तरफ को लूप का हेड आता है उस तरफ को उसका फेस होता है, दूसरी तरफ को उसकी बॉटम होती है। इसी तरह से वोवन फैब्रिक का भी फेस और बैक होता है। तो ये मैटर करता है कि जब आपने गारमेंट बनाना है तो फैब्रिक का
फेस सामने आए, बैक साइड उसके इनसाइड रहे। तो कटिंग करके फिर उसके बाद जो पीसीज हैं उनकी प्लानिंग इस तरह से की जाती है कि फेसेस जो हैं वो सारे पीसीज के फेसेस ज्वाइन किए जाएं। देन वी गो फॉर कटिंग, वेरी सिंपल। वही जैसे हम घरों के अंदर पूरा कह लें कि गारमेंट बनाते हैं, वही वाले स्टेप्स हैं, वो मैनुअली होते हैं। हम कह लें कि देसी तरीके से उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मशीनों के थ्रू कर रहे होते हैं। मार्कर मेकिंग हमने की, कपड़े को बिछा दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उसकी कटिंग। जो मार्कर हमने उसके ऊपर लगाया है उसको हमने उसके अकॉर्डिंग कट करना है। घरों में कैंचियों से हम कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन से करते हैं। घरों के अंदर हमारे पास एक लेयर ऑफ फैब्रिक ही होती है, जबकि यहाँ पे हमारे पास पूरा एक बंडल लगा हुआ होता है जिसको हमने कट करना है। तो कटर दो तरह के होते हैं, एक हाथ से कट करता है और एक होता है हम प्रोग्राम दे देते हैं, वो खुद से उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वहाँ से कटिंग कर देता है। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कटिंग। मैनुअल इज वाइडली यूज्ड। रेसिप्रोकेटिंग नाइफ हैंड कटर इस तरह का होता है, ये वाला मैनुअल कटर है। यहाँ से इसको पकड़ते हैं, ये मशीन है जो कि इस कटर को ऊपर नीचे मूव कर रही होती है। मीन्स ये एक लूप के अंदर बड़ी तेजी से मूव कर रहा होता है। जैसे सीसा होता है ना, एक मैनुअल भी होता है ऑटोमेटिक भी होता है, ये वाला वो ऑटोमेटिक वाला सीसा होता है जो कि इसको बड़ी तेजी के साथ फैब्रिक को कट करता है। ये वाली इसकी बॉटम प्लेट होती है जिसको सबसे निचली लेयर के नीचे रखा जाता है, ये उसको ग्रैब कर लेती है। ऊपर से इसकी सेटिंग होती है, एक स्पेसिफिक प्रेशर के साथ इसकी सेटिंग कर दी जाती है और फिर हाथ से जहाँ जहाँ पे मार्कर लगा होता है वहाँ वहाँ पे ये वाला ब्लेड मूव किया जाता है। ये ब्लेड मूव करते करते उसको फैब्रिक को काट देता है। बेस प्लेट इंसर्टेड below the fabric sheet or spread, motor driven knife that runs on the provided pattern, and then automatic cutting is computer operated, cutting table and moving head। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप उसकी फिगर दिखाता हूँ। सेक्शन मैकेनिज्म टू होल्ड द स्प्रेड ऑफ द फैब्रिक, उसके ऊपर कटर चल रहा होता है, उसके नीचे सेक्शन मैकेनिज्म होता है सो दैट जो फैब्रिक है वो बिल्कुल अपनी स्ट्रेट पोजीशन में रहे, वो कटर के मूव करने के साथ मूव ना करे, टाइटली अपनी पोजीशन पे बाउंड रहे सो दैट कटिंग जो है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न। फास्टर एंड एक्यूरेट होता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये वाला ऑटोमेटिक कटिंग मशीन है, ये इसकी बेस प्लेट है जिसके ऊपर स्प्रेड किया गया है। ये एक ही लेयर यहाँ पे दिखाई गई है जबकि बहुत ज़्यादा लेयर्स भी होती हैं। अब इसके नीचे सेक्शन मैकेनिज्म होता है, आपको ये ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले ग्रूव्स जो हैं इसके नीचे से इसकी सेक्शन हो रही होती है। और फिर ये वाला कटर है, प्रोग्रामिंग इसकी कंप्यूटर के थ्रू की जाती है, करके फिर इसको ऑन कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला कटर उसको कट कर देता है। नंबरिंग एंड बंडलिंग। कटिंग के बाद देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे पीसेस नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि एक ही में हमने मिक्स साइजेस काटे हों, तो उनको काटने के बाद हमने उनको इकट्ठा करना है, बंडल करना है, उनकी नंबरिंग करनी है सो दैट उनकी आपस में मिक्सिंग ना हो पाए। एक लेयर के जो पीसीज हैं वो इकट्ठे ही हों, वो निचली वाली या उससे निचले वाली लेयर के साथ भी मिक्स ना हो, क्योंकि समटाइम्स होता है कि जैसे ही फैब्रिक की लेंथ इंक्रीज करती जाती है शेड में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। तो उस वेरिएशन से बचने के लिए हम एक लेयर से जो पीसेस होते हैं उनको ही इकट्ठा करते हैं, उनको ही नंबर लगाते हैं, उनकी आपस में ज्वाइनिंग करते हैं, वो दूसरी लेयर के साथ ज्वाइनिंग नहीं करते, उससे शेड की जो वेरिएशन है उसके चांसेस खत्म हो जाते हैं। All the cut pieces are bundled based on their pattern and size, and each piece is labeled based on its ply to avoid possible shade variation. And the final step, गारमेंट मेकिंग में स्टिचिंग। जितने पीसेस हमने काटे हैं उनको जिस तरह की स्टिचेस रिक्वायर्ड हैं, जिस तरह की सीम बनानी है उसके अकॉर्डिंग उनको ज्वाइन करके स्टिच कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग फैब्रिक टू मेक अ गारमेंट इज कॉल्ड स्टिचिंग। स्टिच एंड सीम ये दो टर्म्स बेसिकली यूज होती हैं। सीम क्या होता है और स्टिच क्या होता है। अब दो लेयर्स ऑफ फैब्रिक को लेके आप उसमें ज्वाइन कर दो, दैट इज सीम, और फिर उनको ज्वाइन करने के लिए जो थ्रेड उसमें से गुजारते हो तो उसका एक स्टिच बनता है, दैट इज नोन एज स्टिच।
सो सीम क्या है? वो वाली प्लाईज जो आपस में ज्वाइन हुई हैं, दैट इज सीम। और फिर उनकी स्टिचेस, सीम की भी डिफरेंट टाइप होती हैं, स्टिच की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। द लाइन where two or more fabrics are joined together is known as seam, and a stitch is a specific configuration of sewing thread. Stitches are used to make a seam. एक सीम को बनाने के लिए, या कह लें कि उसको उसकी स्ट्रेंथ उसमें देने के लिए हम स्टिच यूज करते हैं। देयर आर थ्री काइंड ऑफ स्टिचेस: इंटरलेसिंग, इंट्रालूपिंग एंड इंटरलूपिंग। ये कह लें कि हमारे स्कोप में नहीं है कि होती किस तरह के हैं। तीन टाइप की बेसिकली होती हैं जो कि सीम को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं: इंटरलेसिंग, इंटरलूपिंग एंड इंटरलूपिंग। सीम क्लासिफिकेशंस, आमतौर पे 6 तरह की सीम्स होती हैं। या फिगर में आप देखोगे, ये एक लेयर है फैब्रिक की, ये दूसरी लेयर है। जब उनको एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे स्टिच कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज सुपर इम्पोज्ड सीम। दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज की गई हैं। लैप्ड सीम, एक तरफ से और दूसरी तरफ से, ये वाली लेयर ऑफ फैब्रिक इस तरफ को है, ये इस तरफ को है, ये लैप हुई हुई है एक दूसरे से, सुपर इम्पोज नहीं है। दिस इज नोन एज लैप्ड सीम। बाउंड सीम, एज यू कैन सी कि ये मेन आपकी लेयर है, उसके ऊपर जस्ट एक पीस ऑफ फैब्रिक लगा के छोटा सा उसको स्टिच कर दिया जाता है, दैट इज बाउंड सीम। फ्लैट सीम, एज यू कैन सी कि दोनों लेयर्स आपस में ज्वाइन नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ स्टिच उनको ज्वाइन कर रहा है। देन एज फिनिशिंग, आमतौर पे जो आपकी ओवरलॉकिंग वगैरह होती है, वो कह लें कि एज फिनिशिंग उसकी इस तरह से की जाती है, सो दैट जो थ्रेड्स हैं फैब्रिक के, वो उसमें से बाहर ना निकले, अनरेवल ना हो। एंड ऑर्नामेंटल स्टिचेस, एम्ब्रॉयडरी के लिए जो स्टिचेस यूज की जाती हैं वो इस तरह की होती है। दीज वर सीम क्लासिफिकेशंस। देन द फाइनल स्टेप फॉर गारमेंट मेकिंग इज फिनिशिंग एंड पैकिंग। फिनिशिंग में क्या किया जाता है? ट्रिमिंग, कुछ थ्रेड्स निकले हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड्स निकले हुए हैं, सोइंग के थ्रेड्स हैं, या फैब्रिक में से कुछ निकला हुआ तो उसको ट्रिम कर दिया जाता है। स्टेन रिमूविंग, ड्यूरिंग गारमेंट मेकिंग प्रोसेसेस कभी कोई ऑयल स्टेन लग गया या फिर डर्ट लग गई तो उसको क्लीन किया जाता है। रिपेयरिंग, कहीं पे कोई चीज़ रह गई है, कोई ख़राब हो गई है कोई पार्ट उसका, तो उसको रिपेयर किया जाता है। प्रेसिंग एंड फाइनली पैकिंग। इसके बाद उसको कह लें कि कंटेनर फिल किया जाता है, कार्टन्स में फिल करके फिर उसको डिस्पैच कर दिया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। काफ़ी ब्रीफ था, बट आई गेस आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी गारमेंट मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ी, गारमेंट क्या होता है, टाइप ऑफ गारमेंट्स क्या होती हैं, बेस्ड ऑन वियरिंग है, बेस्ड ऑन सिलवेट है, बेस्ड ऑन फैशन। फिर हमने टोटल बिजनेस प्रोसेस देखा गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का। सैम्पलिंग क्या होती है, ऑर्डर कैसे प्लान किया जाता है, मटेरियल्स उसमें होते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, ये हमने एक बिल ऑफ मटेरियल्स की एक एग्जांपल देखी। ले प्लानिंग क्या होती है, स्प्रेड कैसे किया जाता है, दो तरह से फैब्रिक को हम स्प्रेड करते हैं, कटिंग मैनुअल और ऑटोमेटिक, दोनों को हमने ब्रीफली देखा किस तरह से हम कटिंग करते हैं। नंबरिंग और बंडलिंग कैसे करते हैं और क्यों की जाती है। स्टिचिंग, किस तरह, कितने टाइप की स्टिचिंग्स होती हैं, कितने टाइप की सीम्स होती हैं। एंड फाइनली फिनिशिंग एंड पैकिंग। अब इसमें देखिए आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। सर ये बेंचमार्क क्या चीज़ थी? बेंचमार्क, बेंचमार्क स्टैंडर्ड को कहते हैं। जैसे कुछ पर्सनैलिटी बेंचमार्क होते हैं, हम कुछ लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, इसी तरह से गारमेंट जब बनता है तो उसके लिए जो कस्टमर जो सैंपल अप्रूव करता है, दैट इज द बेंचमार्क। उसको देखते हुए फिर सारी प्रोडक्शन रन की जाती है। वो क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड होता है जिसको देखते हुए वो बाकी सारी प्रोडक्शन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि उसके अकॉर्डिंग बन रही है या नहीं बन रही। दैट इज द बेंचमार्क, कि आपने अचीव क्या करना है। ठीक, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।
जी, आई समवन रेज्ड हैंड। तो ये वाले लेक्चर्स जो हैं हमने जो ईद के बाद से किए हैं, इसका मैं अपलोड कर दूंगा आपकी जो है गूगल क्लासरूम्स उधर, तो आपको उधर से मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीक से हम अपना दूसरा जो इसका सेक्शन है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई बात है तो यू कैन डू, अदरवाइज हम लीव करते हैं। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। ऑफिसर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर।